हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट वन का तीसरा वीडियो। दो वीडियो हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं बच्चों। वीडियो नंबर वन जो था चार्ज और चार्ज के रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उस पर डिस्कशन किया हमने वीडियो नंबर वन में। उसके बाद वीडियो नंबर टू मैंने डाला था जिसमें मैंने चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप बन सकते थे वो डिस्कस किए। अब इसी चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट थ्री हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोलम्ब्स लॉ। फेमस लॉ कौन सा लॉ बच्चों? कोलम्ब्स लॉ। चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं कोलंबस लॉ पे। ये जो कोलंबस लॉ है प्यारे बच्चों, ये लॉ है, ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स का बेस है और वो फेमस एक्सपेरिमेंट जैसा कि आपने सुना ही होगा, टॉरिशनल बैलेंस एक्सपेरिमेंट। टॉरिशनल बैलेंस एक्सपेरिमेंट वो छोड़ो, वो एक्सपेरिमेंट क्या है हमें उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। हमें ला देखना है, ला क्या स्टेट करता है और इसमें कौन सी एक्सप्रेशंस है और क्यों है, तो अब वो आपको तो टॉरिशनल बैलेंस वो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत है, दैट इज ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम। आप देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे लेट अस सपोज पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा विद अ फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ के बराबर। तो बोलोगे सर बिल्कुल। अरे फोर्स की डायरेक्शन तो पता है आपको। नेचर ऑफ चार्जेस जो है, नेचर ऑफ चार्जेस से हमें फोर्स की डायरेक्शन पता है। अगर सेम नेचर ऑफ चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल्शन होगा बच्चों। अगर बच्चों नेगेटिव नेगेटिव है, नेचर ऑफ फोर्स जो है रिपल्सिव होगा। सो नेचर ऑफ फोर्स जो है आपको पता है, बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ चार्जेस की वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या है आपको पता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाएंगे आपस में अट्रैक्ट करेगा। फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है क्योंकि यहाँ पे नेचर ऑफ चार्जेस अपोजिट है। सो अगर नेचर ऑफ चार्जेस सेम है, फोर्स की डायरेक्शन आपको मिल सकती है। अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस है, फोर्स की डायरेक्शन आपको मिल सकती है। लेकिन इसी फोर्स का अगर हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है बच्चों? कोलम्ब्स लॉ। सो कोलम्ब लॉ से हमें क्या मिलेगा? कोलम्ब लॉ से हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है बच्चों। सो इससे हमें मिलता है। तो क्या आप देखो प्यारे प्यारे बच्चों, पूरी तरह से समझना। यहां पे आप देखो, यहां पे एक चार्ज है बच्चों, यहां पे दूसरा चार्ज है। ठीक है। चार्ज है Q1, चार्ज है Q1, चार्ज है Q1 Q2। ठीक है बच्चों। तो देखा क्या गया, इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो F है बच्चों, वो फोर्स F है। अब क्या किया गया, ये जो चार्ज Q1 है, चार्ज Q1 है, इस चार्ज को हाफ करेंगे। क्या करेंगे? हाफ। दूसरे यहां पे स्फीयर लाएंगे, इक्वल इक्वल स्फीयर जो है बराबर, सेम स्फीयर ऑफ सेम साइज लेकिन जिसका चार्ज जीरो। अरे न्यूमेरिकल्स में तो आपने देखा, अगर सेम स्फीयर ऑफ चार्ज लगाएंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये जो चार्ज Q1 था अब ये हो जाएगा Q1/2 क्योंकि आधा इस स्फीयर को मिलेगा। अगर ये जब चार्ज Q1/2 बन गया तो ये देखा गया फोर्स भी F/2 बन गया। चार्ज हाफ बन गया, फोर्स भी हाफ। चार्ज 1/4 अगर बनाएंगे Q1/4, फोर्स भी F/4 बन जाएगा। चार्ज Q/8 बनाएंगे, फोर्स भी 1/8 बनेगा। सो इसका मतलब ये हुआ, फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1, है ना। चार्ज को हाफ, फोर्स भी हाफ। चार्ज को 1/4, फोर्स भी 1/4। सो मतलब ये हुआ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। इसी तरह से अगर Q2 को ये करेंगे, हाफ बनाएंगे, फोर्स हाफ बनाएगा।
Q2 को 1/4 बनाएंगे, फोर्स भी 1/4 बनाएगा। सो ये फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू Q2 भी है। सो कंबाइन करके हम बोल सकते हैं फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है। सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स। ठीक है। सो ये चार्जेस का इफेक्ट। अब डिस्टेंसेस का इफेक्ट, अगर डिस्टेंस को डबल किया गया, डिस्टेंस हमने ज्यादा बढ़ाई, सो हमने देखा फोर्स जो है F/4 बन गया। मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर फोर्स को ट्रिपल बनाया जाए तो फोर्स F/9 बन जाएगा। डिस्टेंस को ट्रिपल किया, फोर्स 1/9 बन गया। सो इसका मतलब ये हुआ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो कंबाइन होके F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अरे यही तो लॉ है। कौन सा लॉ? कूलम्ब्स लॉ। आप स्टेटमेंट देखो प्यारे बच्चों, कूलम्ब लॉ स्टेट क्या करता है? कूलम्ब लॉ ये स्टेट करता है, कूलम्ब लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, चाहे अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्शन का फोर्स हो, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। चार्जेस क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस, जिनका साइज बहुत स्मॉल हो। इनका वो तो, ये तो रिलेटिव टर्म है। 2 point charges. Number one is directly proportional to product of magnitude of two charges. अगर एक का चार्ज Q1, दूसरे का चार्ज Q2, इनके बीच में जो फोर्स F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। ठीक, Q1 इंटू Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम। सो F जो है वो आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बच्चों ठीक है। अगर हम इन दो को कंबाइन, इसी लॉ को बोलते हैं कूलम्ब लॉ। ठीक है बच्चों, अगर इसी लॉ को क्या लॉ बोलते हैं? कूलम्ब लॉ। अगर इसी लॉ को कूलम्ब लॉ बोलते हैं, अगर हम इनको कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे? कंबाइनिंग द टू, कंबाइनिंग द टू, आपको आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसी लॉ को बोलते हैं कौन सा लॉ बच्चों? इसी लॉ को बोलते हैं कूलम्बस लॉ। F is directly proportional to क्या? शाबाश, F is directly proportional to Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या? R स्क्वायर। चलो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे सर। अब बेटा, अब आप नजर रखो, अब नजर रखो। सो आपको मिला एज पर कोलंबस लॉ, आपको मिला, आपको मिला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे बच्चों, वहां से क्या आएगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो हम लिखेंगे बराबर F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये बन गया फाइनल आपका कौन सा ला बच्चों? कोलंबस ला। ये जो K है इसको हम बोलते हैं कौन सा कांस्टेंट? कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट। अब इसका वैल्यू जो है, किसका वैल्यू? इसी कोलंबस कांस्टेंट का वैल्यू जो है ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, नंबर वन चीज जिस पे ये डिपेंड करेगा वो हुआ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन से आप चूज करोगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से आप चूज करोगे? एसआई सिस्टम होगा, इसका वैल्यू डिफरेंट होगा। सीडीएस सिस्टम होगा, इसका वैल्यू डिफरेंट होगा। और डिपेंड करेगा मीडियम सेपरेटिंग द टू चार्जेस, मीडियम सेपरेटिंग द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में कैसा मीडियम है। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है प्यारे बच्चों वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम बिटवीन टू मासेस पे डिपेंड, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मीडियम पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों एसआई सिस्टम में इसका वैल्यू क्या है और सीजीएस में इसका वैल्यू क्या है। अगर हम यूज करेंगे कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स बच्चों? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है बच्चों, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने यूज किया। और इसमें नंबर वन बेटा हम चूज करेंगे फ्री स्पेस।
फ्री स्पेस और एयर हम एक ही चीज मानते हैं यहां पे, फ्री स्पेस या एयर। ठीक है, हम मानेंगे कि लगभग अप्रोक्सीमेटली फ्री स्पेस और एयर जो है एक ही है। सो यहाँ पे चार्ज नंबर 1, यहाँ पे चार्ज नंबर 2, दो चार्जेस के बीच में एयर या फ्री स्पेस, दो चार्ज के बीच में एयर या फ्री स्पेस। ठीक है बच्चों, ये Q1 ये Q2। ठीक, अगर आपको K का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू? K कूलम्ब्स कांस्टेंट का वैल्यू। आपको पता है बच्चों इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये है इसका वैल्यू, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, अच्छा यूनिट होगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बोलोगे सर कैसे? अब देखो प्यारे बच्चों, फोर्स है बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अरे फोर्स का यूनिट जैसा कि आप सब जानते हो न्यूटन है, के का यूनिट निकालना है, Q1 हुआ कूलम, Q2 हुआ कूलम, ऊपर कूलम स्क्वायर आएगा, नीचे मीटर स्क्वायर आएगा। सो के का यूनिट आपको आएगा किसके बराबर? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट जो है बच्चों, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में है, एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में है, इसको क्रॉस करके यूनिट क्या आएगा बच्चों? एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आएगा उल्टा, सी कोलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये नीचे है बच्चों, जो के का यूनिट एप्सिलॉन नॉट को उसका अलग यूनिट आएगा। ठीक है, डिफरेंट चीज है, उसका रिवर्स आएगा उसका। ओ, जब इसका वैल्यू हम यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे, इसका वैल्यू ऊपर सबस्टिट्यूट करेंगे, के का वैल्यू आपको आएगा बच्चों अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये बच्चों आपको के का वैल्यू आया। सो यू हैव गॉट वैल्यू ऑफ के एज वेल एज वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सो अगर आपने कंक्लूजन क्या निकला? अगर आपने दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस रखा, क्या रखा? फ्री स्पेस, के का वैल्यू होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आएगा। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आएगा? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट है क्या बच्चों? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस या एयर जो है, फ्री स्पेस या एयर जो है, इसमें आपको वैल्यू निकला, इसमें आपको क्या निकला? वैल्यू फ्री स्पेस या एयर में इसका वैल्यू। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, फ्री स्पेस या एयर में आपको के का वैल्यू मिला। अब बच्चों, अब दो चार्जेस के बीच में अगर मीडियम है, अगर मीडियम है, मीडियम आपने यूज किया, सिस्टम तो ऐसा ही यूज कर रहे हो, आप दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम यूज कर रहे हो। ये चार्ज नंबर 1 Q1, ये चार्ज नंबर 2 Q2, दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है, दो चार्जेस के बीच में क्या है? कोई मीडियम है। तो इतना पहले समझ आ रहा है? ठीक है बच्चों, तो इसी के का वैल्यू, इसी के का वैल्यू आपको आएगा बच्चों, आपको आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m। वहां पे क्या आया? एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस में। यहां पे क्या आया? दो चार्जेस के बीच में जब मीडियम है तो एप्सिलॉन m आएगा। मैंने टर्म ऐसी यूज की जो आपको जल्दी याद रहेगी। अगर मैं आपको बोलूंगा बच्चों व्हाट इज एप्सिलॉन एम, आप बोलोगे प्यारे बच्चों ये है एब्सोल्यूट, क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। शाबाश, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी बेटा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये है, तो इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं हो सकता। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि मीडियम टू मीडियम, मीडियम टू मीडियम इसका वैल्यू चेंज होता जाएगा।
ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन एम है, ये है प्यारे बच्चों के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। क्या है? के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। इस के को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो आगे अलग से डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो ये मीडियम की बात हुई। सिस्टम हमने कौन सा फॉलो किया? एसआई सिस्टम फॉलो किया। एसआई सिस्टम में फ्री स्पेस में क्या वैल्यू? 9 × 10⁻⁹ कोलंबस कांस्टेंट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर एसआई सिस्टम ही है लेकिन मीडियम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम आएगा बेटा, ठीक है बच्चों। अगर सीजीएस सिस्टम आपने फॉलो किया, कौन सा सिस्टम? शाबाश। अगर आपने सी जी एस सिस्टम फॉलो किया, क्या फॉलो किया? सीजीएस सिस्टम। तो फ्री स्पेस में के का वैल्यू जो है, कोलंबस कांस्टेंट का वैल्यू, वो 1 के बराबर है। लेकिन कहां पे? इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस। और अगर मीडियम में निकालना है तो 1/डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, 1/डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो छोड़ो, वो बात में देखेंगे। इतना तो क्लियर हुआ ना? इतना तो क्लियर हुआ। देखो अब कंक्लूजन क्या निकला, मैं एक बार थोड़ा वो रिवाइज कराऊंगा यहाँ पे। ये जो के है प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू एस आई सिस्टम में अलग है, सी जी एस सिस्टम में अलग है। एस आई सिस्टम में भी दो पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? फ्री स्पेस, क्या है? फ्री स्पेस और मीडियम, है ना। सीजीएस में दो पॉसिबिलिटीज, सीजीएस में भी फ्री स्पेस और मीडियम, यही है बच्चों। तो फ्री स्पेस में एसआई में के का वैल्यू है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको 9 × 10⁻⁹ भी बोला जाता है। और मीडियम में है के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, क्या है? एप्सिलॉन एम है। एप्सिलॉन एम क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। एप्सिलॉन एम ये भी लिख सकते हो, कोई लिखेगा 1/4 पाई कैपिटल के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल ए मतलब हुआ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सीजीएस में फ्री स्पेस में के का वैल्यू 1, मीडियम में वैल्यू 1/के, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका कूलम्ब्स लॉ और के का वैल्यू बच्चों, ठीक है। अब एक चीज और, अब यहां पे कभी पूछा जाता है यूनिट्स ऑफ चार्ज, क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट्स ऑफ चार्ज जो है वो डिफाइन करो। अरे जिस तरह से हर किसी क्वांटिटी के यूनिट्स डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट होता है। अरे लेंथ का यूनिट ही मानो, अरे लेंथ का यूनिट मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है। मीटर एसआई में, सेंटीमीटर सीजीएस में। मास का यूनिट केजी भी है, ग्राम भी है, केजी एसआई में, ग्राम सीजीएस में। इसी तरह से यूनिट ऑफ चार्ज होगा, यूनिट ऑफ चार्ज एसआई में भी होगा, क्या होगा? एसआई सिस्टम में भी होगा यूनिट ऑफ चार्ज, और बच्चों सीजीएस सिस्टम में भी होगा, दोनों में होगा, एसआई में भी, सीजीएस में भी, ठीक है। चलो बेटा यहां पे देखेंगे अब एसआई यूनिट क्या है और सीजीएस। एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, वो है प्यारे बच्चों कूलम। शाबाश, क्या है? एसआई यूनिट जो है प्यारे बच्चों चार्ज का, वो क्या है? कूलम, वो है कूलम, ठीक है। कूलम है ऐसा यूनिट। तो कूलम डिफाइन करो। चलो बेटा, फ्री स्पेस में फोर्स बिटवीन चार्जेस किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फोर्स इन फ्री स्पेस है। अब नजर रखो बच्चों, हम खुद Q1 जो है वो रखेंगे 1 कूलम के बराबर, Q2 जो है बच्चों वो भी रखेंगे 1 कूलम के बराबर, और R जो है वो रखेंगे 1 मीटर के बराबर। खुद हमने रखा। जरा F का वैल्यू क्या आएगा? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट हुआ 9 × 10⁻⁹, फिर आएगा 1 × 1/1 स्क्वायर, वो आपको आएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। सो फोर्स आया 10 × 9 पावर
9 इंटू 10 पावर 9। आप बोलोगे सर अब हम आराम से, एक मिनट इसको मैं थोड़ा कम करूं, एक, चलो ठीक। आप बोलोगे सर हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज। आप बोलोगे सर 1 कूलम ऑफ चार्ज, हाँ, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट मच अमाउंट ऑफ चार्ज, is that much amount of charge, is that much amount of charge, ठीक है। which when separated, which when separated, जब हमने इसको दूरी पे रखा, कितना, from another 1 कूलम चार्ज, दूसरे 1 कूलम चार्ज से, ये कंडीशन है ना, हमने रखा कितने डिस्टेंस पे, दूसरे 1 कूलम चार्ज से, एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस पे, द चार्जेस एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ कितना, 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन इन फ्री स्पेस। 1 कूलम ऑफ चार्ज उतना चार्ज है जब हमने इसको दूसरे 1 कूलम से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा। 1 कूलम ऑफ चार्ज जब हमने एक 1 कूलम से एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर रखा, चार्जेस के बीच में फोर्स आया 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन फ्री स्पेस में। अब नजर बेटा, सीजीएस सिस्टम में जरा फोर्स का वैल्यू किसके बराबर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस यूनिट चार्ज का, वो है प्यारे बच्चों स्टैट कूलम। क्या है प्यारे बच्चों, स्टैट कूलम, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो है स्टैट कूलम, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU भी बोलते हैं। चलो बेटा ठीक, अब यही एक स्टैट कूलम आपको डिफाइन करना है। Q1 रखो बच्चों एक स्टैट कूलम, Q2 भी रखो एक स्टैट कूलम, R रखो 1 सेंटीमीटर के बराबर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा, फोर्स आपको आएगा, अरे के का वैल्यू सीजीएस सिस्टम में कोलम्बस कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, Q1 भी 1, Q2 भी 1, नीचे 1 स्क्वायर, फोर्स आपको आएगा 1 डाइन के बराबर। क्या आया फोर्स, 1 डाइन। सो इसी तरह से आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे सर, एक स्टैट कूलम उतना चार्ज है जब हमने दूसरे 1 स्टैट कूलम से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा, इनके बीच में फोर्स कितना आया, 1 डाइन। आप बोलोगे सर 1 स्टैट कूलम is that much amount of charge when separated from another 1 स्टैट कूलम, किस डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, चार्जेस के बीच में फोर्स कितना आया, 1 डाइन आया प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, सो ये था कूलम और स्टैट कूलम। सो यूनिट्स ऑफ चार्ज जो है वो भी बेटा हमने डिफाइन किए। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कैसे डिफाइन करेंगे। देखो बेटा, तो इसको दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी भी डिफाइन कर सकते हैं, शाबाश, इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे डिफाइन करेंगे, आप इस पे नजर रखिए, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एक डेफिनेशन आएगी, दूसरी डेफिनेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ फोर्स। सो इसकी दो डेफिनेशन है बच्चों, एक डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, दूसरी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स। अब नजर रखो बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे। अरे अभी तो आपने देखा एप्सिलॉन एम, व्हाट इज एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जरा किसके बराबर आएगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। व्हाट इज के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो के का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, सो व्हाट इज के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप बोलोगे सर के जो है इट इज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का। आप बोलोगे सर इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दो का रेशियो जो है, इसी रेशियो को क्या बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ
फोर्स, ठीक है। सो के जो है इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, चलो बेटा, इन टर्म्स ऑफ फोर्स मैं रखूंगा नाम एफ नॉट। व्हाट इज एफ नॉट? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस। जरा फ्री स्पेस में फोर्स किसके बराबर है? आय हाय, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। उसके बाद एफ एम। व्हाट इज एफ एम? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। मीडियम में आता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। उसके बाद आता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हम इन दो को डिवाइड कर सकते हैं? आप बोलोगे सर कीजिए डिवाइड। एफ नॉट बाई एफ एम आया बच्चों, एफ नॉट बाई एफ एम आया। अरे जब आप टर्म्स कैंसिल करोगे ऊपर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नीचे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई Q1 Q2 तो ऊपर जाएगा, आपको आएगा एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट को जानते हो? आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये के बराबर है। सो एफ नॉट बाई एफ एम जो है वो के बराबर आया। सो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन मिली इन टर्म्स ऑफ फोर्स। अब बोलेंगे सर इट इज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, force between two charges in free space, in free space, and force between two charges in medium। ठीक है, एफ नॉट बाई एफ। परमिटिविटी के टाइम परमिटिविटी ऑफ मीडियम ऊपर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नीचे, लेकिन फोर्स के टाइम फोर्स इन फ्री स्पेस ऊपर, फोर्स इन मीडियम नीचे। तो ये ऊपर भी फोर्स न्नीचे भी फोर्स, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी, ये एक नंबर है। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें मैं डिफाइन कर रहा हूं, न्यूमेरिकल्स के लिए अलग वीडियो आएगा बच्चों। अब अब आते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम के लिए तो अक्सर ही माना जाता है, कोलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो बेटा, जो कोलम लॉ हमने निकाला, कोलम लॉ जो फोर्स का वैल्यू जिसमें होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Q1 का मैग्नीट्यूड सबस्टिट्यूट करोगे आप, Q2 का मैग्नीट्यूड सबस्टिट्यूट करोगे, आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का मैग्नीट्यूड। फोर्स बिटवीन टू चार्ज, एक मिनट बच्चों, ये क्यों यहाँ से कट हो रहा है? चलो अब ठीक है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का क्या मिलेगा बच्चों आपको? मैग्नीट्यूड। ओए ओए, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का मैग्नीट्यूड मिलेगा। हम्म, एक मिनट बेटा, यहाँ अब ठीक हो गया, ठीक, अब ठीक है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस का मैग्नीट्यूड मिलेगा। Q1 का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, Q2 का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, R का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इसी फोर्स की अगर डायरेक्शन निकालनी है सो हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा कौन सा ला? कूलम्ब ला एक्सप्रेस करना पड़ेगा। किस फॉर्म में बच्चों? वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब वेक्टर फॉर्म में हमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन। अब नजर रखो बच्चों, अब नजर रखो, हाय हाय, अब नजर रखो बच्चों, यहाँ पे हमने एक चार्ज लिया जिसका वैल्यू Q1, क्या है बच्चों वैल्यू? Q1। यहाँ पे दूसरा चार्ज लिया जिसका वैल्यू Q2, जिसका मैग्नीट्यूड Q2। ठीक है बच्चों, अब अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। ठीक है बच्चों, आप मानो Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है वो हमें लिखने हैं। आप पूरी तरह से समझना बच्चों, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, नोमेनक्लेचर में फर्क है, इस वजह से कंफ्यूजन होता है। देखो बच्चों, Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, क्योंकि मैंने दोनों पॉजिटिव लिए, Q1 भी पॉजिटिव मैंने लिया, Q2 भी पॉजिटिव लिया।
क्योंकि मैंने दोनों पॉजिटिव लिए, सो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 पे राइट साइड से फोर्स लगाएगा। अगर आप देखना चाहते हो यहां से देखो, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 को रिपल करेगा, इसी डायरेक्शन में रिपल, इसी डायरेक्शन में रिपल, इसी डायरेक्शन में रिपल, ठीक। सो ये फोर्स हम रखेंगे, ये फोर्स, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में फर्क है, ऐसा नॉमेनक्लेचर हम फॉलो करेंगे जो आपके लिए समझने में आसान हो, क्योंकि बुक्स रेफरेंसेस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हम खुद नॉमेनक्लेचर रखेंगे, फिर वही नॉमेनक्लेचर हम यूज करेंगे। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, F12 रखो, ये F21, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये अपनी मर्जी है। ओल्ड बुक्स पे F12 है, नई बुक्स पे F21 है, फोर्स ऑन 2 to 1, पुरानी बुक्स पे F12 है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप एक काम करो, जो आपको आसान लगे, जो आपको आसान लगे वही नॉमेनक्लेचर यूज करो। मेरे हिसाब से पुराना वाला नॉमेनक्लेचर जो पुरानी बुक्स पे है वो ज्यादा आसान है बच्चों को याद रखने के लिए, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अब बोलोगे सर वो नॉमेनक्लेचर क्या है, हमें भी बोलिए। नया वाला नॉमेनक्लेचर कंफ्यूजिंग है, बस बाकी कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं रखूंगा इसका नाम एफ, मैं खुद रखूंगा नाम F12, हालांकि नई बुक्स पे, नई टेक्स्ट बुक पे भी ये F21 है, मैंने रखा नाम F12। आप बोलोगे सर ये F12 है क्या, ना, मैं रखूंगा ना F12। वन ने टू पे फोर्स लगाया, वन ने टू पे, मुझे ऐसे ही ज्यादा याद रहता है। नई बुक्स ने ये नॉमेनक्लेचर F21 रखा है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। मैं पुरानी बुक्स ने F12, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑन टू। मुझे लगता है पुराना वाला नॉमेनक्लेचर ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से याद रखने के लिए। सो F12 इज द, शाबाश, force exerted by, शाबाश, is the force exerted by Q1 on Q2। Q1 ने लगाया 2 पे, 1 ने लगाया 2 पे, 1 2 मैंने याद रखा, ऐसे मुझे याद रखने में आसानी होती है। आपको भी अगर आप F21 रखोगे, कोई उसी में कंफर्टेबल है, मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं है। सो F12 क्या है, Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, F12। नजर रखो बच्चों, Q1 से लेकर Q2 तक, हाय हाय, Q1 से लेकर Q2 तक जो डिस्प्लेसमेंट है, Q1 से लेकर Q2 तक, वो है बच्चों R। क्या है बच्चों, R। चलो उसका नाम रखेंगे R12। क्या रखेंगे नाम बच्चों, R12। सो R12 कहां से, मैंने एरो भी राइट साइड से दिखाया। R12 है क्या बेटा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहां से कहां, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। शाबाश, R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है Q1 से लेकर Q2 तक, ठीक है। अगर R12 का मैग्नीट्यूड जो है, चलो वो आसानी के लिए R12 का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो हम रखेंगे स्मॉल r के बराबर। कोई, ताकि आसानी हो, कोई मैग्नीट्यूड रखेगा, सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है बच्चों। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो फिर से एक बारी बच्चों, फिर से एक बारी यहां पे देखो, Q1 से लेकर Q2 तक, ये Q1 से लेकर Q2 तक जो पोजीशन, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R12 जिसका वैल्यू R के बराबर, R12 जिसका वैल्यू R के बराबर। बेटा क्लियर है, ठीक है। और अगर आप देखोगे बच्चों, अगर आप देखोगे, अब लोग ये सब देखना क्या है, देखना क्या है, देखना ये है, देखना ये है। आप देखो, बोलोगे सर क्यों आपने टेंशन उठाया, आप क्या दिखाना चाहते हो। मैं ये बोलना चाहता हूं बच्चों, Q1 से लेकर Q2 तक है क्या, R12। आप देखो बच्चों, ये लेजर कहाँ गया। आपको सर लेजर, आप बोलोगे सर लेजर को क्या करना है। मैं आपको बोलूंगा बच्चों, मुझे लेजर को क्या करना है। अरे लेजर, ये रहा लेजर, लेजर लाइट। लेजर लाइट को आपको क्या करना है, देखो Q1 से लेकर Q2 तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R12 है ना। Q1 से लेकर Q2 तक R12। आप देखो बच्चों, R12 और F12 ये एक ही डायरेक्शन में है ना। अरे देखो, Q1 से Q2 तक वेक्टर R12 और फोर्स भी F12। सो इनकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम है,
ठीक है? अब मुझे फ़ोर्स जो है एक्सप्रेस करना है वेक्टर फॉर्म में। पूरा समझो बेटा, F12 की डायरेक्शन वही है जो R12 की डायरेक्शन। होय होय! होय होय! सर थोड़ा बहुत समझ आया। F12 भी यहाँ से जा रहा है मेरे हिसाब से यहाँ से, क्योंकि मैं उल्टा बैठा हूँ, कैमरा के उल्टा साइड। F12 Q1 ने, चलो यहाँ पे फिर से लेज़र लाइट उठाइए सर। Q1 ने Q2 पे फोर्स इस तरह से लगाया, F12 लगाया, यही से R12 भी। अरे है ना, अरे है ना, अरे है ना। आप लोग सर कैसे है, कैसे है, कैसे देखो, F12 राइट साइड से, R12 राइट साइड से, इस तरह से आपको समझ आया। सो ये आया आपको, ये आया प्यारे बच्चों आपको F12, ठीक है, इज वेरी गुड, इज इन द डायरेक्शन ऑफ, F12 इज इन द डायरेक्शन ऑफ R12, है ना, R12 की डायरेक्शन में है। अब यही फोर्स जो है, जो F12 है, F12 जो है, अब इसको आप डायरेक्शन लेके लिखो, वही हो गया कूलम्ब लॉ वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिखोगे अलोंग विद डायरेक्शन? आप बोलोगे सर F12 जो है वो है बराबर के, हाय हाय, हाय हाय, वो है बराबर के तो है ही, Q1 Q2, अरे है ना, अरे फोर्स किसके बराबर, के, Q1 Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है बच्चों, बच्चों डिस्टेंस कितनी है, आप लोग ये सब डिस्टेंस कितनी है, नजर रखो बच्चों, ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है R, Q1 से लेकर Q2 तक की डिस्टेंस R12, R12 का वैल्यू स्मॉल r, चलो बच्चों R12 का वैल्यू स्मॉल r, तो ठीक है, सो आपको आएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस आएगी R12 या R स्क्वायर लिखो, ठीक। अगर ये फोर्स होगा अलोंग एक्स एक्सिस होता आई कैप लिखते, वाई एक्सिस होता जे कैप लिखते, जेड एक्सिस होता के कैप लिखते, लेकिन ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, R12 की डायरेक्शन में, सो इसको लिखेंगे R12 कैप। अरे समझ आया, अरे समझ आया, ये फोर्स F12 अगर एक्स एक्सिस के अलोंग होता आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, इट इज अलोंग R12, तो R12 कैप लिखेंगे, ठीक। अब कैप लिखी, अब आप इसको लिख सकते हो, अरे कैप लिखी ना, कैप के टाइम ये तो स्केलर नहीं बना, कैप के टाइम ये स्केलर नहीं बना, कैप के टाइम ये वेक्टर बन गया। हाय हाय, पेयस्त्राट, पेयस्त्राट, कैप के टाइम ये वेक्टर बन गया, क्योंकि ये वेक्टर बन गया, ऊपर वेक्टर साइन करेंगे। होय होय, होय होय, R12 क्या है बच्चों, अब बोलोगे सर ये R12 है क्या, ये R12 यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, R12, R12 के थ्रू R12 कैप, बहुत ही आसान। व्हाट इज R12 कैप, ये है यूनिट वेक्टर R12, यूनिट वेक्टर होता है प्यारे बच्चों वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड R12, अरे है ना, अरे यूनिट वेक्टर किसके बराबर, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, सो आप बोलोगे सर यूनिट वेक्टर R12 जो है वो है वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12 स्मॉल r के बराबर, अरे R12 का वैल्यू, अरे R12 है ना Q1 से लेकर Q2 तक, इसका वैल्यू हमने रखा ना स्मॉल r, तो आप स्मॉल r लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, जरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, जरा F12 किस फॉर्म में आपको आया, ये आपको आया के, Q1 Q2, नीचे आया R स्क्वायर, R12 वेक्टर है, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R, ये सब्स्टिट्यूट करके ये इसके साथ जाएगा, Q बन जाएगा F12 किसके बराबर आया बच्चों, के, Q1 Q2 इंटू R12 वेक्टर और नीचे R क्यूब, सो इसको बोलते हैं फोर्स का वेक्टर फॉर्म में होना, so this is called Coulomb's law in vector form। होय होय, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो बच्चों, नोट डाउन करो, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ, अब बोलोगे सर बिल्कुल इतना क्लियर हुआ, सो फाइनली जो है, हाय हाय, ये कहाँ पहुंचे, चलो बेटा, सो फाइनली अब बोलोगे सर F12 जो है वो हमारे पास के, Q1 Q2 इंटू Q1 Q2 इंटू R12
अरे नहीं, इंटू R12 वेक्टर और नीचे R क्यूब आया, तो ये था बच्चों F12। सिमिलरली क्या आप F21 निकाल सकते हो? आप बोलोगे सर सिमिलरली, सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाय, ठीक है, Q2, Q2 ऑन Q1, Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया कितना? F21। जरा बच्चों किसके बराबर करोगे? बराबर 1 को 2 के साथ रिप्लेस करो। आप बोलोगे सर के Q1 Q2, के Q1 Q2, नीचे आएगा R क्यूब, ऊपर R12 वेक्टर है लेकिन यहाँ पे R21 वेक्टर आएगा, तो सिमिलरली ये हम दिखा सकते। सो यू हैव गॉट F12, यू हैव गॉट F21। जरा प्यारे बच्चों, R12 और R21 में क्या फर्क? R12 है 1 से लेकर 2 तक, और R21 है, और R21 है 2 से लेकर 1 तक। R21 है 2 से लेकर 1 तक। अगर आप देखोगे Q1 से लेकर Q2 तक, Q1 से लेकर Q2 तक R12 है, Q2 से लेकर Q1 तक R21 है। अगर आप देखोगे मैग्नीट्यूड में ये दोनों R के बराबर है, मैग्नीट्यूड में ये दोनों R12 भी R21 भी मैग्नीट्यूड में दोनों लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। क्या है बच्चों? डायरेक्शन क्या है? सो आप बोल सकते हो R12 जो है वो माइनस R21 के बराबर। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर, जितना मैग्नीट्यूड R12 का उतना ही मैग्नीट्यूड R21 का, और दोनों का मैग्नीट्यूड R के बराबर, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। सो क्या हम यहाँ पे R21 जो है, ये R21 इसके बदले माइनस R12 लिख सकते हैं? बिल्कुल। आप बोलोगे सर F21, आपको आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई नीचे आएगा R क्यूब। ठीक है बच्चों, R21 के बदले माइनस R12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस R12, क्योंकि डायरेक्शन में ये अपोजिट है। माइनस बाहर आएगा, आपको बच्चों आएगा F21। उस हिसाब से F21 आपको आएगा माइनस के Q1 Q2, R12 वेक्टर नीचे आएगा R क्यूब। ये जो है, ये जो है इसमें, ये जो है इसमें, ये जो है इसमें, इसको मैंने सर्कल, ये F12 है ना, सो लेफ्ट साइड से F21 है, राइट साइड से माइनस F12 है। सो ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? फोर्स, जितना फोर्स Q1 ने Q2 पे लगाया, जितना फोर्स Q1 ने Q2 पे लगाया, उतना ही फोर्स, उतना ही फोर्स, बराबर उतना ही फोर्स किसने किस पे लगाया? उतना ही फोर्स जो है बच्चों वो Q2 ने Q1 पे लगाया। फोर्स Q1 ने जितना फोर्स Q2 पे लगाया, उतना ही फोर्स Q2 ने Q1 पे लगाया। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। इसका मतलब है न्यूटन थर्ड लॉ यहां पे फॉलो हुआ। एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन, Q1 ने Q2 पे एक्शन लगाया, Q2 ने Q1 पे रिएक्शन लगाया। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है बच्चों, सो इसको बोलते हैं कूलम्ब लॉ वेक्टर फॉर्म में पूरी तरह से। इस इक्वेशन का नाम हम 1 रख सकते हैं, F12 की इक्वेशन का नाम, और F21 की इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 2 रख सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ एडिशनल चीज यहां पे आपको दिखाऊंगा जो बुक्स में भी है। कूलम्ब लॉ, इसी के साथ कूलम्ब लॉ, कूलम्ब लॉ, COULOMB, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। अब देखो बच्चों, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्ब लॉ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? कूलम्ब लॉ को एक्सप्रेस करेंगे किस फॉर्म में? पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। इसी इक्वेशन को अभी मॉडिफाई करेंगे। आप मानो बच्चों, आप मानो बच्चों, अब चलो बच्चों, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। कौन सा सिस्टम बनाया बच्चों? कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे चार्ज जो है बच्चों, ये है Q1,
यहां पे चार्ज बच्चों ये है Q2, ठीक है। Q1 से लेकर Q2 तक ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये एक। Q यहां से लेकर यहां तक पोजीशन वेक्टर दूसरा, ठीक है। सो इसका नाम रखेंगे R1। सो व्हाट इज R1? R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है बच्चों, क्या है? R2, ठीक है बच्चों, R2, ठीक। Q1 से लेकर Q2 तक जो वेक्टर है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्ले, वो रखेंगे हम नाम R12, ठीक है। फिर से व्हाट इज R1 बच्चों? R1 is the position vector, is the position vector of Q1. What is R2 बच्चों? Position vector of Q2। अच्छा, Q1 से लेकर Q2 तक क्या है प्यारे बच्चों? इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? R12 से, ठीक है बच्चों, R12। और उसका मैग्नीट्यूड जो है, R12 का मैग्नीट्यूड वो स्मॉल r के बराबर, जो ऑलरेडी हमने रखा था। Q1 से लेकर Q2 तक का मैग्नीट्यूड स्मॉल r के बराबर। अरे Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया ना, Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया। मैंने दूसरा नॉमेनक्लेचर यूज किया था जो टोटली बुक्स के अगेंस्ट था। मैंने डिफरेंट नॉमेनक्लेचर यूज किया था जिसका नाम मैंने रखा था F12, ठीक है बच्चों। सो व्हाट इज F12? F12 इज द फोर्स exerted by 1 on 2। सो F12, ठीक है, इट इज द फोर्स exerted by Q1 on Q2, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। जरा इसी F12 की फ्रॉम इक्वेशन 1, अरे जो इक्वेशन 1 हमने वेक्टर फॉर्म में डिराइव की, कौन सी सर? ये रही F12, KQ1 Q2 R12/R क्यूब, ठीक है। चलो बच्चों, चलो आप लोग, सर वो है बराबर F = K Q1 Q2, यहाँ पे R12 वेक्टर और नीचे R क्यूब। ये है बच्चों F12 की फॉर्मूला। आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये तो ऑलरेडी हमने अभी डिराइव की 10 मिनट पहले ही। अब इसमें जो R12 है, क्या है बच्चों? R12 ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके बदले R1 अलग, R2 अलग, जिनको आप बोलते हो पोजीशन वेक्टर्स, वो आने चाहिए। आप बोलोगे सर हम लाएंगे। आप देखो बच्चों, ये जो ट्रायंगल बन गया, चलो इसका नाम O रखूंगा। Q1 के पास A, Q2 के पास B। ये जो ट्रायंगल OAB है, नेक्स्ट पेज पे चलो राइट साइड से मैं करूंगा बेटा, ताकि साइड में आपको याद रहे। इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, यूजिंग, अरे यूजिंग विच लॉ? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम यूज करेंगे, कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जरा ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर्स अगर सेम ऑर्डर में है, तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है, तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट देगा। ऑर्डर आपको पता है, एक का हेड दूसरे की टेल के साथ मिल गया। अब देखो बच्चों, देखो, आप देखो यहां पे R1 और R12 एक ही ऑर्डर में है। अब लोग सर कैसे, ऑर्डर में है? मैं लेजर लाइट से आपको दिखाऊंगा तो वो आपको ज्यादा बेटर आपको समझ आएगा। चलो ये लेजर लाइट देखो, R1 और R12 ऑर्डर में है। R12 का हेड, दे फिर से एक बार, R1 और R12 इन ऑर्डर है। देखो बच्चों, R1 R1 और R12 एक ही ऑर्डर में, R2 अपोजिट ऑर्डर में। सो कौन दो ऐड करके रिजल्टेंट मिलेगा? R1 और R12 को ऐड करके R2 मिलेगा, क्योंकि वो रिजल्टेंट है। आप बोलोगे सर फिर ये तो आसान है, ये तो, आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ R1
प्लस R12 वो आएगा R2 के बराबर। दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जरा R12 किसके बराबर आया बच्चों? R2 माइनस R1 के बराबर। सो यू हैव गॉट R12 इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चों। जरा F12 किसके बराबर आएगा बच्चों? के Q1 Q2 नीचे आएगा आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब। अच्छा, ऊपर है R12। जरा R12 किसके बराबर बच्चों? ब्रैकेट में R2 माइनस R1। सो यू हैव गॉट फोर्स बच्चों इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर R2। इसी तरह से F21 किसके बराबर होगा? के Q1 Q2 नीचे आएगा बच्चों आर क्यूब, ऊपर आएगा R1 माइनस R2। यही है। सो यू हैव गॉट F21 आल्सो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। सो इसी को बोलते हैं कूलम लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। अब आखिरी टॉपिक कोलंबस लॉ की फोर्स का, जिसको बोलते हैं द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बच्चों? द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप देखो बेटा, ये समझने वाली बात है। यहां पे एक चार्ज है, लेट अस सपोज चार्ज है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। यहां पे आपने दूसरा चार्ज Q1 रखा। क्या रखा बच्चों? Q1। सो Q1 इस पे क्या लगाएगा? ये लगाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो इस तरह से इसने उसको रिपल किया। ठीक है। ये फोर्स निकालने, इस फोर्स का नाम हम रखेंगे F1 नॉट। वन ने क्यू नॉट पे फोर्स लगाया। सो ये फोर्स निकालने के लिए कौन सा लॉ हमारे पास है? कोलंबस लॉ। अगर डायरेक्शन लेके निकालना है, कोलम लॉ वेक्टर फॉर्म में। अब बोलोगे सर आसान है, F1 नॉट है के Q1 Q नॉट, नीचे आएगा R1 नॉट स्क्वायर। अरे मैग्नीट्यूड है ना, डिस्टेंस स्क्वायर। और R12 क्यूब आएगा, इनफैक्ट ऊपर आएगा R1 नॉट वेक्टर। बराबर सर, ये हुआ कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में। ठीक। अब यहां पे मैं दूसरा चार्ज लूंगा Q2। क्या लूंगा बच्चों? Q2। Q2 जो है, इस पे अपना फोर्स लगाएगा, इस तरह से इसने फोर्स लगाएगा। ठीक। उसका नाम क्या रखे? चलो मैं सारा जो है ये नीचे थोड़ा शिफ्ट करूंगा। चलो यहां पे मैं शिफ्ट करूंगा। ठीक है बच्चों। F2 नॉट। ठीक है बच्चों, F2 नॉट। जरा F2 नॉट किसके बराबर आएगा? के Q2 Q नॉट, नीचे आएगा R2 नॉट इसका क्यूब, ऊपर आएगा R2 नॉट वेक्टर। अरे ये जो फोर्स 2 ने Q नॉट पे लगाया, इस फोर्स से Q1 और Q नॉट के फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अरे दूसरा फोर्स अलग, Q1 ने Q नॉट पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, वो अलग। Q2 ने Q नॉट पे फोर्स लगाया 15 न्यूटन का, ये अलग है। इस फोर्स को पिछले फोर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। पहला फोर्स Q1 और Q नॉट के बीच में था, दूसरा फोर्स Q2 और Q नॉट के बीच में। दूसरे फोर्स को पहले के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब मैं यहां पे तीसरा चार्ज लूंगा। लेट अस सपोज -Q3 लिया। लेट अस सपोज -Q3 लिया। एक मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों। इसी तरह से तीसरा फोर्स ये आएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आएगा बच्चों? F3 नॉट। वो आएगा के Q3 Q नॉट, नीचे आएगा R3 नॉट क्यूब, R3 नॉट वेक्टर। सो अगर मैं आपको बोलूंगा ये जो टेस्ट चार्ज है, इस पे पहला फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स लग रहा है, तीसरा फोर्स लग रहा है, चौथा फोर्स लग रहा है। इस टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स ढूंढो। क्या ढूंढो? नेट फोर्स। आप बोलेंगे सर इस टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स ढूंढने के लिए इस पे तो बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं। इस तरह से कोई फोर्स यहां से है, कोई फोर्स यहां से है, कोई फोर्स यहां से, कोई फोर्स यहां से। अरे इस टेस्ट चार्ज पे अगर आपको नेट फोर्स ढूंढना है, क्या फोर्स ढूंढना है? नेट फोर्स। सो आपको कौन सा, आपको क्या ढूंढना है? आपको लगाना है, क्या सिंपल एडिशन करोगे या वेक्टर एडिशन? यू हैव टू परफॉर्म
वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। अरे क्योंकि फोर्स जो है प्यारे बच्चों वो स्केलर तो नहीं है, वो तो वेक्टर है। हर किसी फोर्स की अपनी अपनी डायरेक्शन। सो नेट फोर्स निकालने के लिए यू विल परफॉर्म वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। इनडायरेक्टली यू विल यूज पैरेललोग्राम लॉ, सॉरी यू विल यूज पॉलीगन लॉ। विच लॉ? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको नेट फोर्स मिलेगा। चलो बेटा जरा नेट फोर्स किसके बराबर निकला? अगर टेस्ट चार्ज आपने क्यू नॉट रखा, इस टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स बोलो किसके बराबर आएगा बच्चों? इस टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स आएगा के Q1 Q0, नीचे आया R1 नॉट का क्यूब, R1 नॉट वेक्टर, प्लस के Q2 Q0, नीचे आया R2 नॉट क्यूब, R2 नॉट वेक्टर, प्लस डॉट 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 जितने भी है। तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। के कॉमन आएगा, Q0 पे फोर्स ढूंढ रहे हो, Q0 कॉमन आएगा। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट में क्या आएगा? Q1 डिवाइडेड बाय R1 नॉट क्यूब, R1 नॉट वेक्टर, प्लस Q2 R2 नॉट क्यूब, R2 नॉट वेक्टर, प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका नेट फोर्स। इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो के Q0, फिर समीशन लिख सकते हो, समीशन। ठीक है बेटा, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। आई रनिंग फ्रॉम कैसे लिखते हैं? आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। चलो ठीक, ये लिखते हैं। मैं आई एम नॉट 100% श्योर कैसे लिखते हैं। आई रनिंग फ्रॉम वन, हाँ ठीक है, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। देखो बच्चों, ब्रैकेट में आएगा क्यू आई, है ना, क्यू आई, यहाँ पे Q1 बन जाएगा, फिर प्लस होके Q2 Q3, नीचे है RI0 क्यूब, और है RI0 वेक्टर। तो ये रहा एक और फॉर्म। तो आपको आएगा ये एफ नेट, चलो मैं लिखूंगा पहले एफ नेट। तो इसी को बोलते हैं कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये रहा आपका आंसर। तो इसकी स्टेटमेंट मैं लिख के आया हूं, आप नजर मार सकते हो बेटा, कोई इशू नहीं है। तो नजर मारो, क्या नजर मारनी है? कोलंबस लॉ, हाय हाय, कोलंबस लॉ, शाबाश, कोलंबस लॉ जरा क्या देता है? कोलंबस लॉ गिव्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। कोलंब लॉ से फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस निकलता है। द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन enables us to find फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकलता है ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट, बहुत से चार्जेस की वजह से निकलता है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट फोर्स विद विच टू चार्जेस अट्रैक्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अरे एक चार्ज पे अगर फोर्स निकालना है, वो दूसरे चार्ज की फोर्स जो है वो फोर्स एक है, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, एक फोर्स को दूसरे फोर्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तीसरे फोर्स को चौथे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग अलग फोर्सेस है, इनको वेक्टर सम करना है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां पे देखो नीचे क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, जब बहुत से चार्जेस इंटरैक्ट हुए, द टोटल फोर्स ऑन गिवन चार्ज, टोटल फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, सम नहीं, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑन इट ड्यू टू अदर चार्जेस। इस चार्ज पे जो फोर्स है उनका वेक्टर सम है, सारी चार्जेस की वजह से जो फोर्स है वो एड अप करना है, वेक्टर सम। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स है उसको बाकी फोर्सेस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेटा। तो यहां तक आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कोलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कोलम लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये बड़े टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो बेटा जो आएगा उसमें कोलम लॉ पे डिटेल्ड क्वेश्चन डिस्कस होंगे, न्यूमेरिकल्स, नीट, जेई, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज, सारे डिस्कस होंगे नेक्स्ट पे। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक डालूंगा टेलीग्राम की, वो ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट।